नमस्कार, मैं नरेश रागानी। होराइजन इन न्यूज चुनावी चर्चा पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज चुनाव की बात करेंगे। आने वाला लोकसभा चुनाव बिल्कुल अपने पांव पर है। पार्टियां कश्मकश में लगी हैं, किनको टिकट देने हैं, किनको नहीं देने हैं, अपने अपने क्राइटेरिया से पार्टियां उस पर विचार शुरू कर चुकी हैं। आज चुनावी चर्चा पर हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक वेद माथुर जी और अजमेर प्रेस क्लब के सेक्रेटरी आनंद शर्मा जी। वेद जी, आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बात शुरू करते हैं। आप लोगों की नजर में, आप लोग क्योंकि खबरों से जुड़े रहते हैं, आप मतलब विश्लेषक रहे हैं और हर तरह से आने वाले चुनाव में, वेद जी पहला सवाल आपसे, आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे उभर कर आएंगे राष्ट्र स्तर पर? देखिए, पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसने सिद्ध किया कि चुनाव का मुद्दा या एजेंडा वही होता है जो नरेंद्र मोदी जी तय करते हैं। ये उनकी चतुराई कह लें या राजनीतिक सूझबूझ कह लें कि मोदी जी जो सेट करते हैं वही एजेंडा बन जाता है। पिछली बार उन्होंने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया, इस बार उन्होंने राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया पहले, अभी फिर वो भ्रष्टाचार पे आ गए हैं। तो मैं सोचता हूँ ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे उनकी ओर से आगे लाए जाएंगे। पहला मुद्दा भ्रष्टाचार और दूसरा मुद्दा राष्ट्रवाद। मतलब आनंद जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। राष्ट्रवाद, अभी अशोक गहलोत अजमेर आए थे तो उन्होंने मीडिया से बड़ा खफा होकर एक बात कही कि मीडिया बिक चुका है, मीडिया सिर्फ एक पक्ष दिखा रहा है, मीडिया सिर्फ नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोल रहा है। और उन्होंने राष्ट्रवाद पे भी कहा, मैं इन्हीं की बात पे आऊंगा। राष्ट्रवाद पे अशोक गहलोत बोले कि जिसके पास बीजेपी की सदस्यता है वो राष्ट्रवादी है, जिसके पास सदस्यता नहीं है वो राष्ट्रवादी नहीं है। ऐसा प्रोजेक्शन मीडिया कर रहा है। मीडिया जो है लोगों को गलत दिशा में गुमराह कर रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का जो वर्जन है, मैं कह सकता हूं कि मैं उनसे ये अपेक्षा नहीं करता था कि वो इस तरह का वर्जन देंगे, क्योंकि बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं। और रही बीजेपी के राष्ट्रवाद की बात, तो उनका शुरू से एक एजेंडा रहा है बीजेपी का, एक अखंड भारत का सपना, जो अब कहीं ना कहीं लगता है बीजेपी से जुड़े हुए वर्कर को कि मोदी जी के रहते हुए एक हमारे देश को विदेश नीति में जो तरक्की मिली है, जो इससे पहले जो पूर्व जितने प्रधानमंत्री रहे वो उस स्तर तक हमारे देश की नीति को नहीं ले जा पाए कि उनको एक समृद्धि मिले। तो सबसे बड़ी चीज है कि अभी वो 44 पर है कांग्रेस, और उनको मालूम है कोई ना कोई अगर वो ऐसा एजेंडा पेश नहीं करेंगे जनता के सामने, तो या पार्टी के सामने, पार्टी अध्यक्ष के सामने, कैडर के सामने, तो उनका एक कद नीचे देखा जाएगा। और दूसरा मुद्दा ये है कि आपने ये कहा कि मीडिया बिक चुका है, तो मैं जाहिर सी बात बता दूं, मीडिया ने जितना मोदी जी को खींचना था उतनी लगाम भी लगाई है, और मोदी जी का जितना पक्ष लेना चाहिए था उतना पक्ष भी लिया है। अगर आप कहते हैं मीडिया बिक चुका होता तो कपिल सिब्बल से लेके आज तक जितने कांग्रेस के प्रवक्ता, उनके वीडियो भी टीवी पे नहीं होते। अगर आप मीडिया को बिकाऊ कहते तो मीडिया वो दिखा नहीं, उनका वही तो आरोप है। वो ये कहना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। आप देशभक्ति की भावना जितनी कांग्रेस ही की है ना, उतनी भाजपा की भी है, और दोनों पार्टियों में जितनी राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं है उससे ज्यादा सेना में है, और सेना के अलावा उससे ज्यादा राष्ट्रीय भावना उस शहर के सड़क पे चलते हुए आम आदमी की है, जो किसी भी सैनिक के सम्मान में कभी भी जाकर खड़ा हो सकता है बिना किसी पार्टी के कैडर के। तो ये तो एक सरासर आरोप है पूरी आम जनता पर और नेताओं पर कि वो आपस में लड़ते लड़ते हमें कौन सी ओर धकेल रहे हैं, कि हम एक दूसरे पे शक करें, राष्ट्रवाद पे चर्चा करें। मोदी जी का विरोध आप खुल के करो, आप राहुल गांधी का विरोध भी खुलकर करो, लेकिन आप एक स्तर को देखो कि आप स्तर का अपनी बातचीत का इतना ना गिराए कि एक आम नागरिक भी ये सोचे कि मैं वोट किसे दे रहा हूं, और एक सैनिक भी ये सोचे कि यार मेरे ऊपर सरपरस्ती किसकी है। नहीं, मैं ये चीज तो मैं देखिए, मेन बात ये मुझे दिखाई देती है वेद जी, आपको इन्होंने जो कहा, आपको उसमें क्या लगता है? क्या सेना की कार्रवाई और हमारे जवानों की बहादुरी को पॉलिटिकली इस तरह से, जिस तरह का जामा पहनाया जा रहा है, ये इनकैश करना पॉलिटिकली ठीक है? देखिए, उससे पहले मैं आपके एक दूसरे पहले वाले सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि क्या मीडिया वाकई बिका हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि जब गहलोत जी कुछ कहते हैं या सचिन पायलट जी कुछ कहते हैं, राहुल जी कुछ कहते हैं, वो टीवी पे आता है, लाइव आता है कई बार। उसी तरह मोदी जी जो कहते हैं वो लाइव आता है।
इसलिए जब मीडिया दोनों पक्षों की बड़ी बड़ी रैलियों को लाइव दिखा रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि बिके हुए हैं, वो दोनों को लाइव दिखा रहा है। जहाँ तक सेना की बात है तो निश्चित रूप से यदि सेना ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक की है, उसको चुनावी मुद्दा बना के और उसको कैश किया जाता है तो वो गलत है। लेकिन एक सवाल मेरा भी है, वो ये है कि जो इनकम्बेंट है यानी जिस पार्टी की सरकार है, मान लीजिए कोई विफलता होती है तो भी वो जिम्मेदार है और कोई सफलता मिलती है तो वो उसका श्रेय क्यों नहीं लेगी। दोनों बातें आपके सामने हैं। मतलब आपके हिसाब से जो श्रेय लेना है ये एक आम प्रक्रिया है, हर कांग्रेस भी होती तो यही करती, वो लेती। यदि आप तो फिर आज ये लोग इतना विरोध और इतना इस चीज को मुद्दा क्यों बना रहे हैं? देखिए, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो उनकी चुनाव मशीनरी है ऊपर से नीचे तक, वो बड़ी दक्ष चुनाव मशीनरी है। तो वो जो भी मुद्दे उछालती है या जो मुद्दे आ जाते हैं उनके हाथ, उनका बड़ी चतुराई से लाभ लेती है। तो ये तो देखिए कुश्ती का गेम है या कबड्डी का गेम है या क्रिकेट का गेम है, उसमें आप अपनी चतुराई से प्रतिद्वंदी को मात देते हो तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप ये दाव नहीं चलोगे साहब, इससे तो मैं गिर जाऊंगा, ऐसा आप नहीं कह सकते। ये मानते हैं कि कांग्रेस 11 और बीजेपी 11 का एक मैच चल रहा है और वो जो जीतेगा वर्ल्ड कप उसके हाथ में होगा। नहीं, बिल्कुल ये एक मैच ही है एक तरह का। नहीं, दूसरा आनंद जी आप बताइए, अभी बीच में ये सुनने को आया था कि सोनिया गांधी की पुत्री प्रियंका गांधी जो है वो मैदान में आने वाली हैं और उस चीज को लेकर अच्छा खासा मीडिया हाइप भी हुआ था और फिर थोड़े दिनों बाद खबर आई कि प्रियंका गांधी जो है चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो ये क्या वाकई प्रियंका गांधी इतना हैवी मुद्दा है? क्या प्रियंका गांधी, आपको लगता है कि वाकई ऐसा चमत्कारिक? आप इसको एक इस नजरिए से देखिए कि कांग्रेस पार्टी में जो शुरू से जो कैडर चला रहा वो एक ही परिवार का है, पहली चीज। तो ये बात है, जब 1990 में जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने से मना कर दिया और नरसिंह राव जी को सरकार बनानी पड़ी, और एक जमाना वो भी था जब सीताराम जी केसरी जो कहते थे, खाता ना भाई केसरी कहे जो सही, एक ये भी जुमला था बहुत बड़ा। और कांग्रेस में जिस लेवल पे टूट फूट हुई थी कि इंदिरा कांग्रेस बन गई और उसके बाद सब उन लोगों ने अलग अलग पार्टी बना ली, और राजेश पायलट जी जो सचिन पायलट जी के जो पिताजी रहे हैं, उन्होंने सोनिया गांधी के सामने चुनाव भी लड़ा है। एक कहते हैं कि कांग्रेस में लोकतंत्र बहुत जिंदा है, कांग्रेस में सर्वसम्मति कभी नहीं होती लेकिन वो चुनाव जरूर होते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि प्रियंका गांधी को लाने की सबसे बड़ी दो वजह रही। दो वजह ये रही कि एक तो राहुल बाबा अगर फेलियर साबित होते हैं तो उसके बाद इस कैडर को कौन संभालेगा, सेकंड लाइन चाहिए थी। तो सेकंड लाइन में प्रियंका गांधी उनको बहुत डिजर्व करती हैं, उनकी परिपक्वता, उनकी बातचीत, आम जनता के साथ संवेदनाओं का संवाद वो बहुत बेहतर तरीके से कर सकती है, क्योंकि एक वो महिला है। और मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि महिलाओं में जितनी करुणा, दया, रहम, जितनी सब कुछ है वो महिला में पुरुषों से ज्यादा दिखता है। तो वो एक तरह से उन्होंने प्रियंका गांधी को लाना उनका एक सही फैसला भी है। पर मैं ये देखता हूं कि एक प्रियंका गांधी को लाने का नजरिया ये भी है कि वाड्रा पे ईडी की कार्रवाई कंटिन्यू जारी है। अगर आज वाड्रा जी जेल जाते हैं तो कांग्रेसी कार्यकर्ता यही कहेंगे कि राष्ट्रीय महासचिव के पति को गिरफ्तार करके बीजेपी ने भेज दिया। एक ये उनको एजेंडा मिल सकता है, जैसे राफेल का एजेंडा मिला हुआ है इनको। तो ये एजेंडे वाली राजनीति है। थिंक टैंक अपना काम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी आई है, वो मैंने लास्ट ईयर इसकी फोटो भी देखी थी, अभी लास्ट ईयर के पिछले वीक में, कि प्रियंका गांधी बिल्कुल बीच में बैठी हुई है और राहुल गांधी बिल्कुल जो प्रेसिडेंट है वो अपने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ वो अलग बैठे हैं कैडर में। और ये फोटो बार बार सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है कि आप देखिए कि हमने परिवार को पार्टी से और पद को इतना डिस्टेंस दे रखा है। वो दिखाने की जरूरत नहीं है, वो दिखाने की जरूरत नहीं, जबकि सबको ये पता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाने में सबसे ज्यादा प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने राहुल जी को मनाया है कि सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री के लिए लायक नहीं हैं, आप अशोक जी को दें, 25 की 25 सीटें वो ला सकते हैं, उनकी जमीनी पकड़ इनसे चौगुनी मजबूत है। तो आप ये सोचिए कि प्रियंका गांधी की पार्टी में स्थिति ये है कि वो इस तरह का डिसीजन ले सकती हैं। तो आगे जाकर कोई बड़ी बात नहीं है कि राहुल गांधी जी का एक ऑप्शन तैयार है। देखिए, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का जो मासेज है वो
फिल्मी सितारों और राज परिवार के लोगों की ओर आकर्षित होता है। तो जो प्रियंका गांधी जी हैं वो राज परिवार से कहने को तो नहीं है, लेकिन ये जो गांधी परिवार है अपने आप में एक राज परिवार हो गया। तो इस राज परिवार के जो राजकुमार या राजकुमारियां हैं वो जब भीड़ में जाती हैं तो भीड़ को आकर्षित करती हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस भीड़ को वोटों में कैसे तब्दील किया जाए, पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात जो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब लोकसभा चुनाव जो जो नज़दीक आएंगे आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी खुद, मुझे लगता है कि 18 से 20 घंटे चुनाव प्रचार करेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्या इतना परिश्रम प्रियंका गांधी कर पाएंगी? यदि वो कर पाती हैं 18 घंटे 20 घंटे का परिश्रम, तो निश्चित रूप से वो भीड़ को भी आकर्षित करेंगी और कुछ हद तक वोटों को भी आकर्षित करेंगी, खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन उत्तर प्रदेश इस समय एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रदेश है, वहाँ नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में वास्तविक मुद्दों के बजाय धर्म और जाति मुख्य मापदंड रहेगी। तो इस जातिवादी वोटिंग के अंदर प्रियंका कितना क्या कर पाएंगी ये समय बताएगा। नहीं, आने वाले टाइम में मतलब आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो एक तरह से राज परिवार ही कहलाएगा। ये एक नया कॉन्सेप्ट, मतलब नया तो नहीं, हिंदुस्तान के लिहाज से तो बहुत पुराना है ना, देखा गया है। इसको आप डेमोक्रेटिक डायनेस्टिज्म कह सकते हो। हाँ जी, डेमोक्रेटिक डायनेस्टीज हैं ये, लोकतांत्रिक एक मतलब क्या कहेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था का फॉल्ट मान लीजिए या लोगों की साइकोलॉजी का फॉल्ट मान लीजिए, वो बार बार एक ही परिवार को चुनते हैं। लोकतांत्रिक राजतंत्र नहीं, आपको कह दिया कि जैसे अभी मैं कहना नहीं चाहूंगा, एक धर्मगुरु थे, उनके ऊपर एक अखबार में आरोप छपे, आज वो जेल में हैं। वो जेल गए तो कितनी हिंसा बढ़ गई पंजाब में, सबको पता है। तो क्या हम एक भेड़ चाल से कभी बाहर आ पाएंगे? हम उस भेड़ चाल से कभी बाहर आ नहीं सकते। हम सीधा उस चीज पे आपसे सवाल नहीं कर सकते कि आपने ये कहा था, ये क्यों नहीं हुआ। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो जो हर साल 5 साल बाद जो अपना मैनिफेस्टो लेकर आती है, तो हमेशा वो ये कहती है हम गरीबों के लिए ये करेंगे। तो आप हमेशा देख लीजिए कि गरीब तो और गरीब होता जा रहा, अमीर और अमीर होता जा रहा। अनिल अंबानी की संपत्ति ज्यादा बढ़ गई है, मुकेश अंबानी की संपत्ति बढ़ गई है, और जो बीच बीच में जो लोग कमा रहे हैं कि साहब ये, जैसे अमित शाह जी के बेटे पे आरोप लगा कि साहब इतने गुना बढ़ गए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि डेक्कन हेराल्ड को भी लेकर कांग्रेस ने जिस तरह से एजेंडा एकदम से अपनाया, 2,500 करोड़ या 5,000 करोड़ की जो संपत्ति थी, तो भ्रष्टाचार दोनों तरफ बराबर है। दोनों तरफ मीडिया दोनों तरफ बात कर रहा। कोर्ट के ऊपर जो जस्टिस होते हैं उस पे ये लोग सवाल उठाते हैं, फिर कोर्ट ने किसी और के लिए जस्टिस दिया तो उस पे सवाल उठाते हैं। लेकिन इस देश में पढ़े लिखों की मानसिकता कैसे कम होगी, कि ये कैसे बदला जाए, ये आज एक बुद्धिजीवी को विचार करना पड़ेगा। ये कैडर कैसे चेंज होगा? मैं वही चीज कह रहा हूँ, ये डेमोक्रेटिक डायनेस्टिज्म है इस चुनाव में। जी आप बताइए कि ये डेमोक्रेटिक डायनेस्टिज्म की तरफ लोग जाएंगे या लोग रियल परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे? क्योंकि अगर रियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वाकई नरेंद्र मोदी इज कंपैरेटिवली स्ट्रांग। देखिए अभी पूरा देश 2 भागों में विभाजित हो गया विचारधारा की दृष्टि से, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में और नरेंद्र मोदी जी के विपक्ष में। पूरा देश आप सोशल मीडिया आपकी बात से ये सहमत हूँ कि एक नरेंद्र मोदी जी का पक्ष है जिसकी तरफ 21 दल मतलब विपक्ष जो 21 दल गठित हुए हैं, जिसमें कांग्रेस से लेकर सारे दल शामिल और एक नरेंद्र मोदी है। तो आप ये देख लें कि 21 जने एक साथ मिलकर नरेंद्र मोदी जी का सामना करेंगे। अगर वो उसमें भी सरकार नहीं बना पाते हैं तो ये बहुत बड़ी विपत्ति होगी। देखिए मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि आप सोशल मीडिया को देखें, फेसबुक को, व्हाट्सएप को, दूसरे माध्यमों को, तो वहाँ एक बाढ़ सी आई हुई है। या तो मोदी जी के पक्ष में चीजें लिखी जाती हैं या विपक्ष में लिखी जाती हैं। जो मोदी जी के विरोधी हैं वो हर चीज के लिए मोदी को जिम्मेदार मानते हैं और मोदी जी को दोषी ठहराने का प्रयास करते हैं। देखिए जो विपक्ष में बहुत सारे नेता, ज्यादातर नेता हर समस्या के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराते हैं। उसका ही नतीजा होता है कि पूरा देश, मैंने जैसे कहा, विचारधारा की दृष्टि से 2 भागों में बढ़ गया है। और बीजेपी भी ये चाहती है। बीजेपी भी कभी ये नहीं चाहेगी कि ये 2019 का चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाए। वो भी ये चाहती है कि मोदी जी के पक्ष में या मोदी जी के विपक्ष में एक रेफरेंडम हो जाए। आज मैं एक व्हाट्सएप मैसेज देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था
कि हम यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि राजस्थान से कौन बीजेपी का कैंडिडेट होता है। बीजेपी के 25 कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं और उसने 25 जिलों का नाम लिख के उसके आगे सब जगह नरेंद्र मोदी लिखा हुआ था। तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी ये है कि वो मोदी के पक्ष या विपक्ष में एक रेफरेंडम में इसको जनमत संग्रह में परिवर्तित कर दे चुनाव को, जबकि कांग्रेस का ये प्रयास रहना चाहिए था कि वो मोदी का नाम ही ना ले, वो सिर्फ 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पे सवाल करे, सरकार को घेरने का प्रयास करे, एक तो बेरोजगारी और दूसरा किसानों की दुर्दशा। मैं सोचता हूँ तीसरे मुद्दे पर बात करने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे राफेल को लेके इतना विवाद हुआ, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सर्वे बताता है, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले सारे पढ़े लिखे लोग ही होंगे और वो भी अंग्रेजी जानने वाले लोग, कि करीब करीब 83% लोग, 83% लोग ऐसे हैं जो राफेल में उसको मुद्दा ही नहीं मानते हैं। और पाकिस्तान से जो भी कुछ सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके बाद लोगों का राफेल के बारे में दृष्टिकोण बदला। आज एक आम आदमी सोचता है कि यदि घोटाला हुआ तो हुआ। आज भ्रष्टाचार आम आदमी के लिए भी यदि महत्वपूर्ण मुद्दा होता तो लालू यादव और उनका परिवार इतने सालों सत्ता में नहीं होता। तो भ्रष्टाचार उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं सोचता हूँ 2 ही मुद्दे महत्वपूर्ण है, किसानों की दुर्दशा और बेरोजगारी, लेकिन कांग्रेस उनसे भटक रही है और वो दूसरी जगह तीर फेंक रही है, उन तीनों से कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे में मतलब अभी आपने कही, इसमें मुझे ये लगता है कि मतलब आपका मतलब है कि कांग्रेस को अपना टारगेट थोड़ा सा कंसंट्रेट करके मुद्दों पे लाना चाहिए बजाय मोदी जी के। बिल्कुल। लेकिन अगर मोदी जी के नाम की ऐसी बयान है तो फिर शत्रुघ्न सिन्हा, अरुण शूरी, यशवंत सिन्हा जैसे चेहरे क्यों भटक रहे हैं? देखिए उनके भटकने से क्या इस विषय में ये कह देता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब वो पार्टी कार्यालय रहा करते थे, पार्टी कार्यालय पे ही वो सारी व्यवस्था करा करते थे। वो मुख्यमंत्री भी सिर्फ अटल जी और आडवाणी जी की नजदीकियों के कारण बने। पार्टी कैडर तो कभी चाहता ही नहीं था कि ये मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन आप ये कहें कि एक योजनाबद्ध तरीके से जब ये मोदी जी मुख्यमंत्री बने तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों पार्टियों ने उखाड़ने की बहुत कोशिश की। मुझे आज भी एक अखबार की लाइन याद आती है, जब मोदी जी को प्रधानमंत्री की घोषणा होने वाली थी कि हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, तो उससे 2 दिन पहले अखबार में छपा था जीडी बाजवा जो बंद रहे हत्याकांड में। उन्होंने कहा था मोदी मेरे लिए कभी भगवान हुआ करते थे। ये पत्र जेल से जारी हुआ है और सब सोशल मीडिया पे और सब जगह और अखबारों में भी छपा। तो उसमें जो बीजेपी के शामिल लोग थे या कांग्रेस के, जो ये नहीं चाहते थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बावजूद वो उतनी तेज गति से उभरते गए। उन्होंने जितना प्रेशर से पानी में पुश किया या बॉल को, उतनी तेजी से वो बॉल टकरा के वापस आई। दीवार पे जितनी तेज गति से बॉल मारी वो उसकी दुगनी गति से टकरा कर आई और मोदी जी उससे ज्यादा ऊपर उभर गए। आप ये कह लीजिए कि एक मोदी जी का भाग्य ही है कि वो इन सबसे बचा के ले गया। और यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा ये उस जमाने में जब ये मंत्री हुआ करते थे तो शायद मोदी जी एक छोटी सी व्यवस्था देखने वाले कर्मचारी हुआ करते थे या कार्यकर्ता हुआ करते थे, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं है कि यार एक आदमी मेरे नीचे से इतना ऊपर गया। लालकृष्ण आडवाणी जी को मैंने रोते हुए देखा था पार्लियामेंट्री मीटिंग में कि आप आए, आपने पार्टी को संभाला, धन्यवाद। उन जैसे पुरोधा ने स्वीकार किया और उन्होंने ये माना कि नरेंद्र मोदी ही भाजपा का भविष्य सही तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन जो इसके विरोध में थे वो खुलेआम विपक्ष के साथ बैठ रहे, चाहे अरुण शौरी हो, चाहे यशवंत सिन्हा हो, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, और ऐसे बहुत से नाम मैं गिराना चाहूंगा जिसमें वसुंधरा राजे भी शामिल थी और एक समय तक पार्टी का और स्टेट का अलगाव चलता रहा। तो ऐसी कई सारी लिस्टें हैं। तो देखिए मुख्य बात इसमें यही है कि यदि शत्रुघ्न सिन्हा को या यशवंत सिन्हा जी को मंत्री बना दिया जाता तो वो विरोध नहीं करते, और ये बात आम आदमी भी जानता है, इसलिए उनके विरोध के उतने मायने नहीं है। एक बात मैं जो पहले उल्लेख करने से रह गई वो मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि राजस्थान में जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा सेट नहीं कर पाई। पिछली बार सचिन पायलट ने जो मुद्दे बनाए चुनाव में वो वही बनाए जो उनके पक्ष में था, जैसे किसानों की दुर्दशा, युवाओं की बेरोजगारी और राजस्थान सरकार की अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार।
और इन मुद्दों को लेकर जब चुनाव लड़ा गया तो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लोकसभा चुनाव है 2019 का, इसमें ये मुद्दे कांग्रेस छोड़ रही है, जबकि उसको छोड़ने नहीं चाहिए। इन मुद्दों को मजबूती से पकड़ना चाहिए और उन मुद्दों से लोगों का ध्यान इधर उधर नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इलेक्शन का जो कौशल है, चुनाव भी एक तरह की मैं कहूँगा एक तरह का गेम कह लें इसको, या कला कह लें, या चतुराई कह लें, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह पारंगत है। मोदी जी पूरी तरह पारंगत हैं, उनके पास अमित शाह जैसे सेनापति हैं। तो इन सब स्थितियों में यदि वो मुद्दा राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाएंगे, स्वच्छता अभियान का बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है उसका बनाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक को मुद्दा बनाएंगे, पिछली सरकार करेक्ट थी जहाँ हजारों लाखों करोड़ के घोटाले हुए, इस सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ, ये मुद्दा बनाया जाएगा। और एक मजबूत नेतृत्व की बात बीजेपी की ओर से कही जाएगी तो ये मतदाता को निश्चित रूप से अपील करेगी। एक मेरा आपसे सवाल भी था, मतलब मेरे अंदर ही अभी बात आई, क्या हम ईवीएम पे सवाल उठा सकते हैं? क्योंकि अब एक मुद्दा ये भी हाथ आएगा कि पार्टियां सुप्रीम कोर्ट भी जा रही हैं और चुनाव आयोग भी जा रही है कि वीवीपैट मशीन की जो पर्ची निकली उसके बराबर काउंट हो 50%। तो ये जैसे अभी जो बीच में चुनाव है, चाहे राजस्थान के हुए, चाहे मध्य प्रदेश के हुए, चाहे कर्नाटका के हुए, तो उसमें ईवीएम ज्यादा मुद्दा नहीं थी। अगर वहां पर भी अगर बीजेपी सरकार मना ली थी तो ये कहते कि साहब ईवीएम में गड़बड़ी है। नहीं देखिए, ईवीएम का जो मुद्दा है बड़ा सिंपल है। नहीं, ऐसा तो कांग्रेस जीती है तो वो अब तो ईवीएम पर सवाल कोई नहीं उठा रहे। नहीं, इसका मुद्दा देखिए, सवाल उठाने वाला विपक्षी है। इसकी जड़ में जाइए। देखिए इसकी जड़ क्या है कि जैसे दिल्ली के अंदर मान लीजिए आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव में उनकी बुरी कदर शिकस्त हुई, तो उनके जो कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नौकरी छोड़ के दिल्ली में आ गए, टोपी लगाते हैं आम आदमी की, तो उनका मनोबल टूटता है। तो जब चुनाव में हार होती है तो वो कार्यकर्ताओं कैसे समझाएं, क्या कहें कि उसका मनोबल बना रहे? तो वो पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका दिल अच्छी तरह जानता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन उस कार्यकर्ता का क्या करें, उसका मनोबल बनाए रखने के लिए उसको कहा जाता है कार्यकर्ता और आम आदमी में जमीन आसमान का फर्क है। कार्यकर्ता एक डिवोटी है, एक धर्म के तरह, तो वो मान लेता है, वो मान लेता है। पर आम आदमी ये कहता है कि ये कब तक चलेगा। मतलब आप ईवीएम पे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं, चाहे कोई सा ही दल हो। बीजेपी भी अगर कभी आरोप लगाएगी तो ये एक बद्दा मजाक ही लगेगा। लेकिन हारा हुआ आदमी क्या करे, वो कोई ना, वो ये तो कहेगा नहीं कि साहब मेरे में कमी रही, वो तो ईवीएम की कमी बताएगा। और लोकतंत्र में लोगों के निर्णय को आप गलत नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कह सकता कि साहब लोगों ने गलत पार्टी को वोट दिया है या लोग बेवकूफ हैं, ऐसा तो आप कह नहीं सकते। तो नेचुरल है, फिर बलि का बकरा ईवीएम को बनाया जाएगा। लेकिन ईवीएम क्या है, देखिए एक जगह खराब हो सकती है और दो जगह खराब हो सकती है, लेकिन इतने व्यापक पैमाने पर। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि पिछले चुनाव में एक आ गया 2014 में कि ईवीएम में ये हुआ वो हुआ, तो उस समय तो बीजेपी की सरकार भी नहीं थी, तो वो क्या बिना सरकार में रह के मैनेज कर गए, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि किसी भी कंप्यूटर में कोई हैकिंग या कुछ होता है तो वो तभी संभव है जब इंटरनेट का यूज हो। तो ईवीएम में इंटरनेट का यूज थोड़ी होता है। तो वो तो कांग्रेस के नेता भी दिल से जानते हैं क्या है। तो राजस्थान में जो कांग्रेस जीती है या पंजाब में जीती है तो वो क्या ईवीएम की वजह से जीती है फिर? तो ये कहना हास्य है। ये इसमें एक सवाल मेरा ये भी था, जैसे यूके में भी कॉन्फ्रेंस हुई बड़े लेवल पे, पूरे वर्ल्ड के मीडिया को बुलाया गया। एक अमेरिका से एक एकड़ ने कहा कि साहब मैंने बीजेपी के लिए चुनाव में हैकिंग का काम किया था। तो क्या वो इतनी लाखों मशीनों को एक साथ कोई बाहर से हैक कर सकता है? और उसमें भाई इसका सबब तो देखो ये रहेगा कि राजनीतिक दलों को अपनी हार का ठीकरा, बजाय अपने काम पे, बजाय अपनी कमियों पे, बजाय अपने चुनाव प्रचार के या टिकट बंटन पे फोड़ने के, अगर वो ईवीएम पे फोड़ते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की हत्या है एक तरह से। आप एक सिस्टम को दोष दे रहे हो, बहुत सही बात कही आपने, जो कि बिल्कुल मतलब इट इज नॉट फेयर। आप बशर्ते, इससे तो बेटर ये है कि आप सहर्ष हार स्वीकार करो कि हमसे ये कमी रहेगी, अगली बार वी विल ट्राई इट। तो हम मानेंगे 24 मई के बाद जो समाचार पत्रों में छपेगा ईवीएम से छेड़छाड़ हुई थी। उम्मीद यही है कि न छपे। इस सिस्टम की स्वच्छता को रखने के लिए राजनीतिक दलों से उम्मीद यही की जाएगी एक स्वस्थ लोकतंत्र में कि इस तरह की चीजें न छपे। दूसरा, माथुर साहब, आपने अभी विधानसभा चुनाव का हवाला दिया। हाँ जी। तो विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट के नेतृत्व में
बहुत अच्छे मुद्दे उठाए गए, मतलब किसानों की दुर्दशा और काफी ऐसी चीजें उठाई गई जो जनहित से जुड़ी हुई थी। उसके फलस्वरूप ये सरकार पावर में आई है। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। अभी भी सचिन पायलट ही है प्रदेश अध्यक्ष, और अब अगर परफॉर्म नहीं कर पाती है कांग्रेस राजस्थान में, हाँ जी, तो क्या ये सचिन पायलट की गलती मानेंगे आप बतौर प्रदेश अध्यक्ष? एक बात। हाँ जी। दूसरी बात, आज के परिदृश्य में तब सर्जिकल स्ट्राइक और ये सब देशभक्ति का जो माहौल था वो नहीं था। उस परिदृश्य में आप कांग्रेस को क्या सलाह देना चाहेंगे कि आप ऐसा क्या करें कि ये जो देशभक्ति की बयार बह रही है, जिसका लाभ भाजपा उठाना चाह रही है या उठा रही है, उसको रोक सके? देखिए, पहली बात तो मैं पिछले विधानसभा चुनाव के बारे में कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने चाहे ये जान के किया या अपने आप हो गया, पिछला चुनाव कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे की कार्यप्रणाली पर जनमत संग्रह था, और ये पहले दिन से ही नजर आ रहा था कि इस जनमत संग्रह में वसुंधरा राजे सिंधिया पास नहीं होंगी, ये पहले दिन से नजर आ रहा था। लेकिन अब ये लोकसभा चुनाव है, और ये लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में या विपक्ष में जनमत संग्रह होता हुआ नजर आ रहा है। और उसमें निश्चित बात यह है कि नरेंद्र मोदी, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जो चुनाव की रणनीति होती है इसके वो एक बहुत बड़े योद्धा हैं, वो सूझबूझ पूरी जानते हैं। हाँ, एक बात महत्वपूर्ण ये जरूर है कि जब पिछला चुनाव 2014 का हुआ था उस समय नरेंद्र मोदी जी को एक खड़ी फसल मिली थी, और वो फसल तैयार की थी अन्ना हजारे ने, बाबा रामदेव ने, खुद अरविंद केजरीवाल ने, जो आपके कैग वाले विनोद रॉय थे उन्होंने, तो इन लोगों ने, जो वीके सिंह जी ने, इन लोगों ने जो सरकार की, कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी उसकी एक ऐसी छवि बना दी कि लोगों को लगा कि ये भ्रष्ट सरकार है और इससे पीछा छुड़वाना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी चतुराई से वो खड़ी फसल काट ली। इस बार क्या है, मोदी जी के सामने खड़ी फसल नहीं है, वो उनको खुद काटनी है, और सर्जिकल स्ट्राइक ने निश्चित रूप से एक मुद्दा दे दिया। जैसा अभी आनंद भाई ने भी अपने डिस्कशन के दौरान एक बात कही थी कि इस देश का आम आदमी जो है वो भी बेचारा पूरी तरह से देशभक्त है, और ये सत्य है। मैं खुद ये बात कहना चाहूँगा कि चाहे वो कांग्रेसी है, चाहे बीजेपी का है, चाहे आम आदमी है, हर आदमी इस देश का देशभक्त है। कुछ अपवाद हो सकते हैं, तो ये जो देशभक्ति है उसको बीजेपी निश्चित रूप से बना रही है। तो कांग्रेस यहाँ देखिए, कई बार क्या है, कांग्रेस के कई लोग जैसे दिग्विजय सिंह जी ने पुलवामा के जो हमले को दुर्घटना बता दिया, या कांग्रेस के कुछ लोग सेना से सबूत मांग रहे हैं, मणिशंकर अय्यर टाइप के, तो ये जो लोग हैं ना, ये आ बैल मुझे मार करते हैं। या तो ये बीजेपी से सेना से सबूत मांग रहे हैं, मणिशंकर अय्यर टाइप के, तो ये जो लोग हैं ना, ये आ बैल मुझे मार करते हैं, या तो ये बीजेपी से मिले हुए हैं अंदर से, तो ये कोई ना कोई ऐसी बात कहते हैं। क्योंकि देखिए, आज स्थिति हो गई कि यदि आप पाकिस्तान को गाली बकते हैं तो देशभक्त माने जाते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है इस बात का कि कांग्रेस पाकिस्तान का विरोध करने में संकोच करती है। पता नहीं क्यों वो संकोच करते हैं, ये संकोच उनको नहीं करना चाहिए, ये सुसाइडल है, आत्महत्या है। उनको भी देशभक्ति का मुद्दा आता है तो उनको पाकिस्तान के ऊपर, अच्छा इसमें करना कुछ भी नहीं है, आपको शब्द बाण छोड़ने हैं। तो कांग्रेस, मुझे समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान के ऊपर शब्द बाण छोड़ने से क्यों घबराती है, उसको नहीं घबराना चाहिए। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जैसे राहुल गांधी बीजेपी के एजेंडे में मंदिर मंदिर जा रहे हैं और हर मंदिर में दोग लगा रहे हैं, धोती भी पहन रहे हैं, कपड़े उनको लाभ मिला विधानसभाओं में लाभ मिला, तो क्या वो इस राष्ट्रभक्ति के एजेंडे को भी इस तरह से वो कर लेते हैं? वो सेना से सवाल करने की बजाय वो कहते कि साहब हम पीएम के साथ हैं और पार्टी के साथ हैं, तो ये बहुत खुशी की बात होती है। लेकिन ये इन्होंने जैसे ही सवाल पूछे कि वहां पे तो सिर्फ पेड़ से जहां बम गिराया, अब राइटर्स जैसी एजेंसी ने कहती है कि सब वहां इतनी सारी घटनाएं हुई है, हमें जाने नहीं दिया गया। जब ये सबको पता, उसके बाद इनकी बोलती बंद हो गई। कांग्रेस पार्टी का कोई लीडर सामने आने को तैयार नहीं है इस विषय पे, राष्ट्रवाद पर बोलने के लिए। लेकिन उनको एक विषय पे जरूर ये बोलना चाहिए कि मोदी जी के कद के बराबर उनकी पार्टी में क्या कोई लीडरशिप है जो आगे जाकर सामना कर पाएगी। महत्वपूर्ण मुद्दा यही है, और कांग्रेस को इस पे काम करना होगा। और न केवल कांग्रेस को, आज जो तथाकथित महागठबंधन बीजेपी के खिलाफ बन रहा है उसमें अभी तक कोई भी नंबर 1 नेता के रूप में नहीं उभरा है जो सर्वसम्मत हो और जिसका व्यक्तित्व वाकई प्रधानमंत्री पद के लायक हो।
और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप देश की जनता को बेवकूफ़ नहीं समझ सकते हैं। पूरी देश की जनता को पता है कि जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वो वोट दे रहे हैं वस्तुतः उस वोट से प्रधानमंत्री का चयन होगा। यहाँ मैं देखिए एक बात और कहना चाहूँगा, मैं मध्य प्रदेश में रहा हूँ, वहाँ मैंने छिंदवाड़ा में ये देखा कि जो एक वोटर है, आदिवासी वोटर है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो स्कूल नहीं गया, उसने रेलगाड़ी नहीं देखी, वो वोटर भी लोकसभा में कमलनाथ जी को वोट दे रहा है, विधानसभा के अंदर वो बीजेपी को वोट दे रहा है, और नगर पालिका में किसी निर्दलीय को दे रहा है, या पंचायत चुनाव में किसी निर्दलीय को दे रहा है। तो जो वोटर है वो सब जानता है, वो जानता है कि मैं जो वोट दे रहा हूँ उससे प्रधानमंत्री का चयन होगा। तो विपक्ष पार्टियां यदि ये सोचती हैं कि हम चुनाव के बाद तय करेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, तो ये उससे वो अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, तो विपक्ष को अपनी तरफ से एक प्रधानमंत्री 21 दलों को चुन लेना चाहिए। हाँ, पर ये मुश्किल काम है, असंभव काम है, क्योंकि उनके यहाँ तो जो लोग कब्र में जिनके पैर हैं, या जो सो रहे हैं, या जो बिल्कुल लुटे हुए हैं, वो सब भी प्रधानमंत्री बनने के दावेदार हैं। समस्या उनकी है। मतलब कहने का मतलब ये है आनंद जी कि देश व्यक्ति को देखकर वोट कर रहा है, पद को देखकर वोट नहीं कर रहा है, पार्टी को देखकर वोट नहीं कर रहा है। और आसान नहीं होगा। तो राहुल गांधी वर्सेस बीजेपी पर्सनालिटी, देखिए बीजेपी हारती है तो भी राहुल जी के लिए आसान नहीं होगा कि वो प्रधानमंत्री बने। राहुल जी के जिस आईक्यू लेवल की हम चर्चा करते हैं, मतलब सभी पत्रकार ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वो जिस तरह से बोलते हैं, वो मूल मुद्दों में कंटिन्यू एक चीज नहीं जोड़ पाते, अपनी समरसता नहीं रख पाते। लेकिन राहुल गांधी जी को सबसे बड़ी चीज है कि उन्हें गांधी परिवार में पैदा होने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिला है। क्या आप ये बता सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में राजस्थान से आने वाला कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि गांधी परिवार का एक छत्र रहा है। तो बीजेपी में उल्टा है, जबकि यहाँ नीचे से कोई भी ऊपर जा सकता है। तो ये एक जनता को इस चीज की भी समझ आ गई है कि मतलब आपके कहने का परिवारवाद और एक नीचे से अपनी मेहनत से आगे जाकर राष्ट्र के लिए काम करना। हाँ, ये मैं जरूर जानता हूँ, जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिला वो साफ सुथरा है, और जिसको मिला है उसने सब कुछ किया है। कोई भी हो, मैं अच्छी तरह से ये नहीं कहना चाहता हूँ बीजेपी भी पाक साफ रही है, लेकिन कांग्रेस भी इतनी नहीं रही है। क्योंकि ये मतलब आज भी मैंने एक बचपन में जब स्कूल में जाते थे तो एक किस्सा वो है कि 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान, हम ऐसा सुनते थे। तो आप ये सोचिए कि भ्रष्टाचार इस देश की लाइफलाइन बन चुका है, उसको पूरा बदलना, उसको निष्ठावान बनाना एक बहुत बड़ी मुश्किल है। भाई साहब की जैसे किताब पोलम फूल जो लिखी हुई है वो मैंने देखी है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि बैंकों में सालों तक ऑडिट होती रही और नीरव मोदी जैसा कभी सामने नहीं आया कि इसने बैंक का एक लोन नहीं चुकाया, ऑडिटर चुप रहे। तो आप सोचे कि भ्रष्टाचार कहाँ घुला हुआ है। एक आम आदमी के मकान की लोन की किस्त बाउंस हो जाए तो भैया जी दोनों तरफ के बाहुबली पहुंच जाते हैं कि साहब वो किस्त बाउंस हो गई। क्या वो नीरव मोदी के यहाँ किसी को भेजा नहीं क्या वसूली पे? चलिए आनंद भाई, वो चर्चा हम फिर किसी दिन करते हैं। आज की चर्चा मोटी बात यह है कि अब देखिए आपको यहाँ से एक चीज और मिली वेदमाधव जी। अब आपका एक्सपीरियंस तो रहा 40 साल बैंकिंग का, तो आप बैंक की पोलम पोल खोल सकते हो। अब ये तो किसी नेता में हिम्मत आए तो वो इनकी आंतरिक पोले खोले। अगर आप ये शुभ काम कर सके अपने सहयोगी की मदद से, तो अगली किताब अपन हम राजनीतिक व्यवस्था की जानना चाहूंगा कि हम 24 मई को हम वापस बैठेंगे, बिल्कुल, जब सरकार बन चुकी होगी, और हम वापस से उन मुद्दों पे चर्चा करेंगे किन मुद्दों पे सरकार आई है। कि ये जो लोकसभा चुनाव है ये एक भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्तर है कि यहाँ कहाँ लोग किस लिए वोट डालते हैं। मेरे को किसी नेता ने एक बात कही थी बड़ी चुभी, कि वोटर को हम दारू भी पिलाते हैं, उसके घर के बाद टैक्सी भी ले जाते हैं, उसको वहां से बैठा तक पोलिंग एजेंट तक ले जाते हैं, और जो अंदर बैठने वाला उसको हम 1000-1500 रुपए भी देते हैं और उनको खाना भी खिलाते हैं। तो वो हमसे उसके बाद सवाल नहीं पूछ सकते कि हम क्या कर रहे हैं। मैं इस चीज को लेकर बड़ा कुंठित हूँ। क्या भारतीय वोटर समझदारी से एक उचित आदमी को वोट दे पाएगा? बिल्कुल। तो आज की चर्चा को इसी प्रश्न पर विराम देते हैं कि क्या भारतीय वोटर इन सब बातों पर विजय पाकर हर तरह के प्रलोभन को पार करके एक सही और पारदर्शी सरकार चुन पाएगा या नहीं। फिर अगली बार इसी मंच पे चुनावी चर्चा पर वेट करते हैं। धन्यवाद।